वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित एक सुपर फील गुड मूवी। 1994 में एल्विन स्ट्रेट नाम का एक 70 साल का बुजुर्ग अपने बीमार भाई को देखने के लिए लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पार करता है। और पता है किस पे? वो भी अपने छोटे से लॉन मूवर में। वो छोटी सी गाड़ी जिससे लोग अपने घर के आगे पीछे का घास, छोटे मोटे पौधे वगैरह काट कर घास को सपाट बनाते हैं। उस गाड़ी में सोचने में एकदम इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया एल्विन ने। उसने ऐसा सफर शुरू क्यों किया और यह सफर एल्विन के लिए किस तरह का एडवेंचर साबित हुआ, उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाया या नहीं, रास्ते में उसने क्या सीखा और अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए दूसरों की लाइफ में कैसा बदलाव लाया, यही सब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में, जिसका नाम है द स्ट्रेट स्टोरी, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत होती है लॉरेंस नाम के एक छोटे से टाउन में, जो कि चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ है। छोटा होने की वजह से ये टाउन काफी खूबसूरत भी है। इस टाउन के घर को दिखाते हैं जिसके अंदर से रोज नाम की एक लड़की काम के लिए निकलती है। जाते जाते वो अपनी पड़ोसन को हेलो भी कहती है। अब रोज के जाते उसके घर से धड़ करके कोई आवाज आती है। पड़ोसन उस आवाज को सुनती है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। दूसरी ओर एक और बुजुर्ग आदमी बड़ी देर से किसी के इंतजार में होता है और जब वो नहीं आता तो वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम रुको, मैं खुद जाकर देख कर आता हूँ। वो सीधे रोज के घर जाता है और आवाज देता है कि यार एल्विन, इतनी देर से तू कर क्या रहा है? पड़ोस वाली बुजुर्ग कहती है रोज तो कब की काम पे जा चुकी है। वो कहता है कि बहरी हो क्या बुढ़िया, मैं रोज को नहीं एल्विन को बुला रहा हूँ, तुमने उसको देखा क्या? तो वो कहती है वो तो सुबह से बाहर नहीं निकला। सुनकर वो आदमी टेंशन में हो जाता है और तुरंत पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाता है तो वहाँ एल्विन नीचे पड़ा होता है। और यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो एल्विन। ये देखकर पड़ोसन बड़बड़ाती है कि हे भगवान, तो वो तुम्हारे गिरने की आवाज थी क्या? मैं क्या करूं, ये 911 के लिए कौन सा नंबर लगाना होता है बताओ ना। इस तरह पड़ोसन बड़बड़ाने लग जाती है। लेकिन हाँ, काफी मजाक के किस्म की औरत है ये, लेकिन ये गलत टाइम पे मजाक कर रही है वैसे। इसी बीच रोज जो कुछ भूल गई थी वो उसको वापस लेने के लिए आती है और एल्विन को गिरा पड़ा देखकर बिल्कुल शॉक्ड। उसका रिएक्शन बड़ा अजीब होता है, जैसे कि वो एक छोटी बच्ची हो। असल में रोज एक स्पेशल चाइल्ड है। जैसे तैसे सब मिलकर एल्विन को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं, लेकिन एल्विन अंदर जाना ही नहीं चाहता। लाइफ में नॉर्मली दो स्टेजेस में हम हॉस्पिटल से डरते हैं, एक तो जब हम बच्चे होते हैं और दूसरा जब हम बूढ़े हो जाते हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से वो एल्विन को अंदर लेकर जाते हैं दोस्तों। अब डॉक्टर तो एल्विन को चेक करके खूब डांटता भी है कि सर आप इतने जिद्दी क्यों हैं? आपकी कमर की हड्डियां बहुत ही कमजोर हो चुकी हैं। पिछली बार मैंने आपको वॉकर यूज करने की सलाह दी थी, वो तो आप सुनने से रहे। अरे आपकी आंखें भी कमजोर हैं, लेकिन आप स्मोक करने की आदत छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। आपकी वजह से रोज कितनी परेशान रहती है पता भी आपको? इस तरह डॉक्टर गला फाड़ फाड़ कर उसको एडवाइस दे रहा होता है, लेकिन एल्विन ऐसे बैठा होता है जैसे उसके पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा। कुछ ही देर में एल्विन बाहर आकर वही करता है जिसे करने से डॉक्टर ने मना किया था, वो स्मोक करने लगता है। एल्विन बता दूं दोस्तों आपको, तो एक एक्स आर्मी मैन है और तो और खड़ूसी, घमंड, जिद, ये सारी एल्विन की स्पेशल क्वालिफिकेशंस है। एक बार कुछ ठान लेता है तो उस पर अड़ा रहता है। इस किस्म का इंसान है वो, फिर किसी की नहीं सुनता। लेकिन जब बात उसकी बेटी भी आती है ना रोज पे, तो एल्विन जैसा सहनशील इंसान दूसरा कोई नहीं होगा दुनिया के लिए। रोज एक स्पेशली एबल्ड लड़की है जो हर काम धीरे धीरे करती है। उसकी हरकतें लोगों को अजीब लगती है, लेकिन एल्विन के लिए रोज न सिर्फ उसकी बेटी है बल्कि उसकी जान है जान। वो अपनी बच्ची की जितनी हो सके मदद करता है और बाप बेटी काफी पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर एक ही काम बार बार करते हैं, हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एल्विन की भी ऐसी एक आदत है, वो हमेशा अपने लॉन के घास को काट कर एकदम सपाट और परफेक्टली मेंटेन करता है। इसी काम के लिए उसने एक लॉन मूवर रखा हुआ है जो कि काफी पुराना है। वो अक्सर खराब हो जाता है, लेकिन उसके लिए एल्विन ने कभी किसी मैकेनिक को नहीं बुलाया बल्कि खुद ही उसको ठीक करता है। रोज भी उसकी मदद करती है। इस तरह दोस्तों दिन भर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग करने को होता है बाप बेटी के पास, और रात को उससे भी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं दोनों, और वह है बारिश को एंजॉय करना, तारे गिनना, उन्हें टिमटिमाते हुए देखकर खुश होना। अब ऐसी एक रात को दोनों बाहर बैठे तारे देख रहे होते हैं और तब एक कॉल आता है जिसे रोज अटेंड करती है। तब पता चलता है कि एल्विन के छोटे भाई ले को हार्ट अटैक आ गया है। सुनकर एल्विन के चेहरे पे कोई रिएक्शन नजर नहीं आता। असल में एल्विन और ले के बीच 10 साल पहले किसी मामूली सी बात पे मनमुटाव हो गया था और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। इन 10 सालों में ना इन दोनों के बीच बातें हुई और ना ही वो एक दूसरे से मिले थे। और एल्विन को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, बड़ा जिद्दी इंसान है। वो भी इतने साल अड़ा रहा कि मैं उसका मुंह तक नहीं देखूंगा। रोज भी ये बातें जानती है और इसीलिए वो एल्विन पर जोर नहीं देती कि अपने भाई से बात कर ले। अगली सुबह दोनों अपने नॉर्मल काम में लगे होते हैं। रोज बड़ी उदास बैठी होती है। वैसे बताऊं आपको, रोज की उदासी के पीछे उसका अपना एक कारण है
जो आगे जाकर पता चलेगा आपको। ऐसे में अचानक एल्विन रोज से कहता है कि बेटी मैं ले को देखने के लिए जा रहा हूँ, और ये सुनकर पहले रोज शॉक हो जाती है, क्योंकि एल्विन एक ऐसा इंसान था जो किसी के साथ भी जल्दी सुलह नहीं करता था, लेकिन अब अपने भाई को देखने के लिए वो जा रहा है। फिर भी वो पूछती है कि वो तो ठीक है पापा, पर आप जाएंगे कैसे? एल्विन कहता है कि मैं अकेला ही इस ट्रिप पे जाऊंगा। अब इस पर लगता है रोज को दूसरा शॉक। यहाँ से अगले दिन एल्विन घर में रखा एक कार्डबोर्ड निकलवाता है। रोज गुस्से में होती है, क्योंकि पहले तो एल्विन का भाई ले माउंट जियॉन वेस्किसन में रहता है, जहाँ जाने के लिए लॉरेंस से कोई बस भी नहीं है, और माउंट जियॉन एक ऐसी जगह है जहाँ अपना कोई सरकारी ऑफिस नहीं है, और ना ही उसकी अपनी कोई म्यूनिसिपैलिटी है, बल्कि वो किसी और बड़े टाउन के दायरे में आता है। मतलब उस टाउन की अपनी कोई पहचान ही नहीं है समझो, इसलिए वहाँ कोई बस नहीं जाती। एल्विन कोई गाड़ी लेकर तो जा सकता है, लेकिन उसकी नजर इतनी कमजोर है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। रोज के पास भी लाइसेंस नहीं है, क्योंकि वो एक स्पेशली एबल्ड लड़की है और ड्राइव नहीं कर सकती। तो आखिर पापा जाने कैसे वाले हैं, ये सोचकर रोज बड़ी कंफ्यूज होती है। ऊपर से वो रोज से कहता है कि तुम अगले 3 हफ्ते के लिए मेरे लिए टिन फूड और पानी खरीद कर ले आओ। रोज की कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एल्विन के हम उम्र वाले फ्रेंड्स को समझ आ जाता है, और वो उससे विनती करते हैं कि सोनी यार, तू जो करने वाला है ना गलत है, मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन एल्विन तो जैसे बहरा हो चुका था और कहता है कि मुझे वो ग्रैबर दो जरा। ग्रैबर एक स्टिक जैसी चीज है जिससे नीचे पड़ी चीजों को उठाया जा सकता है और झुकना नहीं पड़ता। फ्रेंड्स कहते हैं कि अबे बुढ़े, तू झुक नहीं सकता, तभी तो ग्रैबर मांग रहा है। अपनी ऐसी खटारा बॉडी के बल पर तू इतने लंबे सफर पर कैसे जाएगा? और तब एल्विन उन बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स को जोड़कर एक ट्रेलर जैसा कुछ बना देता है और उसे अपने लॉन मूवर के साथ फिक्स कर देता है। तब जाकर एल्विन का प्लान रोज की समझ में आता है कि ये करने क्या वाले हैं, और ये सरासर पागलपन है उसकी नजरों में। लेकिन क्या करे, एल्विन के मुताबिक ये एक ब्रिलियंट आइडिया है, क्योंकि अगर वो बिना लाइसेंस कोई और गाड़ी चलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी, पर ये तो लॉन मूवर है, इसको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों एल्विन इसी गाड़ी में 600 किलोमीटर की दूरी तय करके माउंट जियॉन पहुंचना चाहता है। उस रात वो रोज को समझाता है कि मैंने ले से मिलने का फैसला कर लिया है बेटी। हाँ मेरी उससे लड़ाई हुई थी, लेकिन इस उम्र में गुस्सा दिल में लिए क्या करूंगा मैं, पता नहीं मुझे और कितने दिन की जिंदगी नसीब होगी। मरने से पहले मैं अपने बीमार भाई को तो देख ही लूं कम से कम, लेकिन मैं ये सफर अपने ही तरीके से तय करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम पापा को समझ लोगी बेटी। और अगले दिन दोस्तों एल्विन अपनी इस बनाई हुई अजीबोगरीब गाड़ी में निकल जाता है। उसके फ्रेंड्स गाड़ी के साथ भागे चले आते हैं और काफी समझाते हैं कि प्लीज अपनी जिद छोड़ दे, ये बैलगाड़ी से धीमी चल रही है, तुझसे नहीं होगा। पर अपना हीरो तो ठहरा मन मौजी, इनकी बातें उस पर कोई असर नहीं करती और वो चला जाता है। ऊपर से गाड़ी दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, समझ गए। उसके फ्रेंड्स तो कहते हैं कि लॉरेंस के बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचेगा भाई तू, जिस तरह ये गाड़ी चल रही है। फिर जैसे तैसे एल्विन अपनी गाड़ी के पहिए लुढ़काते हुए लॉरेंस की सीमा के पास पहुंच जाता है। अब हाईवे पर वो बड़े शान से लेकर जा रहा होता है कि पास से एक बड़ा ट्रक तेजी से गुजरता है, जिससे कि एल्विन की टोपी उड़कर दूर गिर जाती है। बेचारा एल्विन गाड़ी रोककर टोपी लेने जाता है और लौटकर गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। लगता है ये बेचारा लॉन मूवर इतनी दूर चलने से गर्म हो गया और आगे नहीं चल पाएगा। फ्रेंड्स की बात सच निकली और एल्विन सीमा तक भी नहीं पहुंच पाया। अब वो लॉरेंस जाती हुई एक बड़ी गाड़ी में लिफ्ट मांगता है और अपना लॉन मूवर और ट्रेलर उस पर चढ़ाकर वापस आ जाता है। उसके फ्रेंड्स तो खुश होते हैं कि वाह एल्विन सही सलामत वापस आ गया, लेकिन उन्हें दुख भी होता है यार कि एल्विन ने जो ठानी थी उसमें कामयाब नहीं हुआ। रोज भी पापा को देखकर बड़ी खुश होती है, लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि एल्विन ठहरा सन ऑफ गन। अगले ही पल वो अपना गन निकालता है और फ्रस्ट्रेशन में अपने लॉन मूवर को गोली से उड़ा देता है, क्योंकि इसी की वजह से उसका ट्रिप पूरा नहीं हो पाया था। फिर वो एक ट्रैक्टर शोरूम में जाता है। अब दोस्तों ये देखकर आपको जरूर लगा होगा कि चलो कम से कम बड़ा ट्रैक्टर खरीदेगा तो सेफली अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, पर नहीं, अपने गुरु के पास लाइसेंस जो नहीं है, इसीलिए वो बड़ा ट्रैक्टर खरीदेगा भी तो चला नहीं पाएगा। इसीलिए एल्विन 20 साल पुराना सेकंड हैंड लॉन ट्रैक्टर ही खरीदता है, जो कि उसके बजट में भी आ जाता है। और अच्छे ब्रांड का लॉन मोवर होने की वजह से ये उतना ज्यादा गर्म नहीं होता। उसे चलाते हुए एल्विन बिना हिम्मत हारे फिर निकल पड़ता है अपने सफर पे। पहले दिन वो लॉरेंस के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है, जो दूरी एक नॉर्मल गाड़ी सिर्फ 1 घंटे में तय करती है। उस दूरी को एल्विन इस गाड़ी में 1 दिन में तय करता है। बताओ, रात को वो गाड़ी नहीं चलाता और आराम करता है। जहाँ रुकता है वहाँ लकड़ियां वगैरह बटोरकर ठंड से बचने के लिए आग जला देता है। रात भर आराम करके सुबह फिर निकल जाता है। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर जा रहा होता है। 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन हाईवे पर एक लड़की लिफ्ट मांगती नजर आती है, लेकिन कोई गाड़ी रुकती ही नहीं। और तब बीच में एल्विन की गाड़ी को क्रॉस करते देखकर वो लड़की हाथ नीचे कर देती है कि इस गाड़ी से लिफ्ट मांगूंगी तो अगले जन्म में पहुंचूंगी मैं। एल्विन भी स्माइल करके चला जाता है। कुछ दूर जाने पर अंधेरा हो जाता है दोस्तों। फिर एल्विन एक जगह पर कैंप फायर लगाकर बैठा होता है और तब वो लड़की आती है जो हाईवे पर लिफ्ट मांग रही थी। वो कहती है मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं दिया। एल्विन स्माइल करके कहता है कोई बात नहीं, बैठो बेटी, कुछ खाओगी? ये पूछकर एल्विन उसको एक छोटा स्नैक देता है, जिसे वो आग में रोस्ट करके आराम से खाती है और पूछती है वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं अंकल? जब एल्विन कहता है लॉरेंस, तो वो चौंक जाती है। क्या लॉरेंस से?
और वो भी इस गाड़ी में। हाँ, इस गाड़ी में कमी क्या है बताओ? तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, तुम तो लिफ्ट मांग रही थी। एल्विन की ये बात उस लड़की को चुभ जाती है और उसकी बोलती बंद दोस्तों। पर बेटा तुम अकेली हाईवे पर कैसे पहुंच गई? तब वो लड़की बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसकी वजह है मेरा बॉयफ्रेंड जो मुझे छोड़कर चला गया। मैं अपने परिवार को कैसे बताऊंगी, इसलिए घर से भाग आई, वरना सच जानकर वो मुझे पीटेंगे, ताने मारेंगे। अब दोस्तों एल्विन उसे इस बात पर कोई एडवाइस नहीं देता, बल्कि अपनी कहानी बताता है कि वो किस तरह कई साल आर्मी में सर्विस करता रहा और अपनी वाइफ से वो कैसे और कहाँ मिला। हमारे 14 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 8 बच्चे कम उम्र में ही मर गए, बाकी बच्चे अलग अलग जगहों में सेटल हो गए। मेरे साथ अब सिर्फ मेरी बेटी रोज है जिसकी प्रॉब्लम्स को लोग गलत नजरिए से देखते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी परी है, परी। उसे छोड़कर आना मुझे सच बताऊं तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो मेरे बगैर बहुत मुश्किलों से गुजार पाएगी अपने दिन। इस तरह एल्विन यहाँ पर बता रहा होता है कि वहाँ रोज को दिखाते हैं जो बेचारी अकेली बैठी हुई है और बहुत उदास भी है, और यहाँ पर उसकी उदासी का कारण बताया जाता है। असल में दोस्तों रोज के 3 बच्चे हैं, पता आपको? लोग कहते थे कि वो बच्चे संभालने के काबिल ही नहीं है, लेकिन रोज ने बखूबी अपने बच्चों की देखभाल की। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन घर में आग लगी और एक बच्चा उसमें घायल हो गया। इस बहाने रोज के बच्चों को उससे अलग कर दिया गया कि रोज बच्चों की सेफ्टी के लिए सही नहीं है। दूसरे लोग चाहे रोज को ना समझें और उसका साथ छोड़ दें, लेकिन उसका बाप होने के नाते बेटा मैं हमेशा अपनी बच्ची के साथ रहूंगा और उसे सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ अक्सर कैंपिंग करने जाता था और हर बच्चे के हाथ में एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने को कहता था, जिसे वो आसानी से तोड़ डालते थे। लेकिन जब सारी लकड़ियों को एक साथ बांधकर उसे तोड़ने को कहा तो उनसे तोड़ा नहीं गया। तो मैं उन्हें समझाता कि बेटा यही परिवार की ताकत है। और तुम डर रही हो? जब तुम अपने परिवार को बताओगी कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो तुम्हें ताना देंगे, तुम्हें मारेंगे, लेकिन हाँ उनकी डांट, उनके तानों में गुस्सा होगा कि ये हमारी बच्ची ने क्या कर दिया। लेकिन सुनो, वो कभी तुमसे नफरत नहीं करेंगे। तुम मेरा मतलब समझ गई होगी ना? ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। अब तुम्हें और बोर नहीं करूंगा और गाड़ी में जाओ, वहाँ ट्रेलर फिक्स करके रखा हुआ है, उसमें आराम से सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगा। वो लड़की कहती है नहीं दादाजी आप वहाँ सो जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो एल्विन भी उसे गुड नाइट कहकर अपने ट्रेलर में सो जाता है। सुबह होती है बहुत बढ़िया और एल्विन उठकर देखता है तो वो लड़की नहीं होती, बल्कि वहाँ कल रात जो लकड़ियां पड़ी हुई थी उन्हें उस लड़की ने बटोरकर एक साथ बांध कर रखा होता है और वो लड़की निकल चुकी थी। इस अजनबी दादाजी की कहानी सुनकर उसने शायद फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने परिवार के पास जाकर उन्हें सच बता देगी और उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि उसका परिवार ही उसकी ताकत है। इसी उम्मीद के साथ एल्विन भी अपना सफर आगे बढ़ाता है। धूप, बारिश, हर चीज को बड़ा अच्छे से एंजॉय करते हुए जाता है। रास्ते में एक साइकिल रैली चल रही होती है। उन्हें देखकर एल्विन बड़ा खुश होता है, क्योंकि जिस तरह एल्विन खुद एक ट्रैवल ट्रिप पे निकला है उसी तरह ये लोग भी किसी मकसद से ये रैली कर रहे हैं। वो गाड़ी से उतरकर उन यंगस्टर्स को खूब चीयर करता है और फिर वो साइकिलिस्ट्स एल्विन को क्रॉस करके निकल जाते हैं। लेकिन उस शाम एल्विन एक जगह पहुंच जाता है जहां वो साइकिलिस्ट्स कैंपिंग कर रहे होते हैं। पहले तो एल्विन का मस्त स्वागत करते हैं, उसको चीयर करते हैं कि इस तरह की गाड़ी में बताओ वो एक एडवेंचर ट्रिप पे निकला है। वो कहते हैं कि आज रात आप प्लीज हमारे साथ कैंपिंग कीजिए, हमें अपना एक्सपीरियंसेस बताइए। एल्विन भी मान जाता है और वो काफी सरप्राइज्ड होते हैं और पूछते हैं ऐसी गाड़ी में आपको एक ट्रिप पर निकलने की सूझी कैसी? एक लड़का पूछता है कि अगर आप इस उम्र में इतने एडवेंचरस हैं तो जवानी में तो कितने खतरनाक रहे होंगे आप, है ना? और लाइफ के इस मोड पे जब आप जवानी को याद करते हो तो कैसा फील होता है अंकल आपको? कभी इस बारे में आपने सोचा है? एल्विन कहता है कि बुढ़ापा अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब कोई चीज हाथ में होती है तो उसे हम उतनी अहमियत नहीं देते। जवानी भी वैसी एक चीज है, जब जवानी हाथ में होती है तो उसे हम फिजूल के कामों में बर्बाद कर देते हैं। सही समझ हो तो उस वक्त को हम कई कंस्ट्रक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब हम वो नहीं करते और उसे बर्बाद कर देते हैं तो आगे चलकर बुढ़ापे में हमें पछतावा होता है कि हमने वो सब क्यों नहीं किया जो उस समय हम कर सकते थे। क्योंकि क्या है ना, बुढ़ापे में लाइफ में सब कुछ धीमा हो जाता है बेटा, और यही सोचकर इंसान परेशान रह जाता है। मैं भी परेशान हूँ, लेकिन अब मैं एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी आगे की जिंदगी इस तरह चलेगी, धीरे धीरे, बिल्कुल इस लॉन ट्रैक्टर की तरह। और इस एक्सेप्टेंस ने मुझे ताकत दी है और मैं अभी भी उतना ही एडवेंचरस रह सकता हूँ जितना कि जवानी में था। इस तरह दोस्तों अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते हुए एल्विन उनके साथ रात बिताता है। सुबह होते ही एल्विन निकल जाता है अपने रास्ते पे। धूल, मिट्टी, धूप, बारिश, इन सबको झेलते हुए एल्विन निकल पड़ता है और आगे बाकी सारी गाड़ियां बड़ी तेजी से उसे क्रॉस करके जाती है। और शायद यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि एल्विन बूढ़ा हो गया है और इसीलिए थोड़ा स्लो भी है बेचारा। दूसरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड से जाती है ना, तब भी उसे यही लगेगा कि वो तेज जा रही है और उन गाड़ियों को लगेगा कि एल्विन बहुत स्लो जा रहा है। लेकिन स्लो हो या फास्ट, एल्विन आगे बढ़ता जाएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। खैर दोस्तों, एल्विन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक आगे कोई आवाज सुनकर वो गाड़ी रोक देता है। असल में वहाँ एक औरत ने एक हिरन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और वो बेचारा मर गया। वो घबराई भी होती है और रोती भी है कि मुझे हिरन बहुत ही पसंद है, लेकिन हर बार कोई ना कोई हिरन मेरी गाड़ी के नीचे आ ही जाता है और मर जाता है। तो एल्विन भी कैजुअली कहता है कि रो मत बेटी, ये महज एक एक्सीडेंट है, तुम जाओ। कहकर
कहकर वो उस औरत को भेज देता है। अब दोस्तों आप हैरान हो गए होंगे कि एल्विन इस बात को इतना कैजुअली कैसे ले सकता है। जब कुछ बुरा होता है ना तो उसकी आड़ में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। असल में एल्विन के पास जो खाना था वो खत्म हो चुका था। वो दुविधा में था कि अब आगे का सफर कैसे तय करूंगा, और किस्मत ने उसको ये हिरन दे दिया जिसे वो पका कर खा सकता है। और यादगार के तौर पर वो इस हिरन की सींग अपनी गाड़ी पे लगा देता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो लगभग 3/4 दूरी कवर कर देता है और अब बस थोड़ी दूर पर माउंट जियान है। और तब रास्ते में वो एक घर को जलते हुए देखता है और फायर फाइटर्स आग बुझा रहे होते हैं एंड कुछ लोग बैठकर उसे तमाशे की तरह देख रहे होते हैं। असल में ये एक फायर ड्रिल करने की जगह है, मतलब जब आग लगती है तो क्या करना होता है ये सिखाने की जगह है, इसीलिए ये लोग तमाशा देख रहे हैं। तब दूर एल्विन की गाड़ी को आते देखकर वो घबरा जाते हैं क्योंकि लगता है उसमें ब्रेक नहीं लग रहा। और तो और ये ढलान भी है दोस्तों, तो एल्विन की गाड़ी तेजी से इस घर की ओर आ रही होती है जहाँ पर ड्रिल के लिए आग लगाई गई है। ये लोग भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। एल्विन गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता बेचारा, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी अपने आप ही एक जगह पर रुक जाती है। अब ये लोग पूछते हैं कि सर आप इस गाड़ी पर कर क्या रहे हैं, अगर थोड़ा और आगे आ जाते तो बस गए थे काम से, और आपका नाम क्या है वैसे। एल्विन अपना नाम बताता है तो उसकी गाड़ी को साइड में लेकर आते हैं। एक आदमी एल्विन की गाड़ी को अपने घर के सामने लेकर जाता है। वो गाड़ी को चेक करके बताता है कि इसे तो मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं सर। एल्विन बताता है कि मैं माउंट जियान जा रहा हूँ। माउंट जियान, वो आदमी कहता है वो तो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप वहाँ पहुंचेंगे कैसे, और आप आ कहाँ से रहे हैं। जब एल्विन बताता है ना कि मैं लॉरेंस से आ रहा हूँ तो वो बौखला जाते हैं क्योंकि माउंट जियान यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अपना गुरु तो इस गाड़ी में ऑलरेडी 500 किलोमीटर कवर कर चुका है। सभी चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि आप लॉरेंस से निकले कब थे। दोस्तों एल्विन को तो याद भी नहीं है कि उसे इस सफर में कितने दिन हो गए। वो उनसे आज की तारीख पूछता है और कैलकुलेट करके बताता है कि लगभग 5 हफ्तों से मैं ये सफर कर रहा हूँ। अरे आप तो काफी खतरनाक ट्रेवलर मालूम होते हैं। इस तरह प्यार से जरा मजाक उड़ाकर वो बताते हैं कि देखिए फिलहाल तो ये गाड़ी शुरू नहीं होगी, आप एक काम कीजिए रात को हमारे घर में रह लीजिए, कल सुबह हम मैकेनिक को बुलाकर आपकी गाड़ी ठीक करवा देंगे। लेकिन अपना हीरो अकड़कर कहता है कि मुझे दूसरों की जगह पे रहने की आदत नहीं है, लेकिन लगता है मेरी गाड़ी को आपकी जगह पसंद आ गई, तभी तो ये यहाँ पर आकर रुक गई है। हाँ पर मैं आपके घर में नहीं रह सकता, इतने दिन मैं जगह जगह टेंट लगाकर रुक जाता था, तो उसी तरह मैं यहाँ भी लगा लूंगा टेंट। इस पर वो एल्विन के लिए टेंट लगा देते हैं। अगली सुबह एल्विन अपने पैसे गिनता है जो कि गाड़ी ठीक करवाने के लिए काफी नहीं होते। वो घर के ओनर से फोन मांगता है। ओनर कहता है कि प्लीज अंदर आकर फोन ले लीजिए, पर एल्विन अंदर जाने से मना कर देता है। अगर देखिए आपने मुच्छर दादाजी की दोस्तों। ओनर बेचारा उसे फोन ला कर देता है और एल्विन रोज को कॉल करता है। पापा की आवाज सुनते ही रोज बेचारी डगमगा जाती है और एकदम बच्ची की तरह कहती है पापा आप कहाँ पहुंचे, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। एल्विन कहता है मैं सही सलामत हूँ रोज, पर पापा के पैसे खत्म हो चुके हैं, क्या तुम मेरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का चेक नंबर बताओगी। रोज भी उस चेक को ढूंढकर एल्विन को नंबर बता देती है। उस घर के लोग अब भी विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये बूढ़ा आदमी जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, इतना मुश्किल रास्ता और वो भी इस गाड़ी में तय करके यहाँ पहुंचा है। बताओ। वो बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ उनका फोन और कुछ पैसे होते हैं, मतलब एल्विन मुफ्त का कुछ नहीं लेता। एल्विन के पास जो पैसे थे वो यहाँ रखकर अपने टेंट में चला गया था। ओनर तो सोच में पड़ जाता है कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या इस दुनिया में। वो एल्विन के पास जाकर बैठता है और कहता है कि यहाँ पास ही में 2 मैकेनिक्स हैं, जुड़वा भाई है, मैंने आपकी गाड़ी के बारे में उनको बता दिया है, कल आ जाएंगे वो। वैसे यहाँ से माउंट जियान 100 किलोमीटर की दूरी पर है, आप चाहें तो मैं और मेरी वाइफ हमारी गाड़ी में आपको वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ खूबसूरत झरने भी है, तो हमारा भी एक हॉलिडे ट्रिप हो जाएगा। पर एल्विन कहता है कि बेटा तुमने पूछा ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्या है ना मैं ये सफर अपने ही स्टाइल में खत्म करना चाहता हूँ। ओनर ये भी कहता है कि सर आगे का रास्ता और भी मुश्किल होगा। एल्विन कहता है कि बेटा मैं वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ चुका हूँ, ये सफर मेरे लिए उससे खतरनाक तो नहीं हो सकता, फिक्र मत करो तुम, मैं ठीक ठाक पहुंच जाऊंगा वहाँ। तब वहाँ पर एक और बुजुर्ग होता है जो कहता है ऐसे कब तक बैठे रहोगे, चलो थोड़ा ड्रिंक हो जाए। लेकिन एल्विन मना कर देता है कि 20 साल से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है सर, कम से कम मुझे कंपनी तो दे ही सकते हो आप। इस पर एल्विन मान जाता है और दोनों उस इलाके के बार में जाते हैं। वहाँ वो बुजुर्ग बियर पीता है और एल्विन दूध का गिलास लिए बैठा होता है। असल में ये बुजुर्ग आदमी भी दोस्तों एक सोल्जर था और वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था। वो युद्ध के बारे में अपने अपने एक्सपीरियंसेस और युद्ध के दौरान इन्हें जिस तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़ा इस बारे में भी बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एल्विन उस बुजुर्ग को एक ऐसी बात बताता है जो आज तक उसने कभी किसी को नहीं बताया, कि जब एल्विन आर्मी में था ना तब कॉडी नाम के यंग सोल्जर ने कई बार एल्विन की जान बचाई थी। ऐसे में एक दिन इनकी टीम जिस जंगल में थी ना वहाँ कॉडी मरा पड़ा मिला, उसके सर पे बुलेट लगी थी। एल्विन की टीम ने मान लिया था कि ये जरूर जर्मन सोल्जर्स ने किया होगा, लेकिन सच कुछ और ही था। उस रात एल्विन स्नाइपर था। जंगल में अचानक कोई मूवमेंट देखकर एल्विन ने उसे दुश्मन का सोल्जर समझकर शूट कर दिया। अगली सुबह एल्विन को पता चला कि उसने जिसे शूट किया वो दुश्मन नहीं बल्कि कॉडी था, जिसने कई बार एल्विन की जान बचाई थी। लेकिन उस वक्त एल्विन ने यह सच किसी को नहीं बताया। फिर एल्विन ने आर्मी छोड़ दी और कॉडी की जान लेने का गिल्ट फीलिंग वो कभी भी भुला नहीं पाया और फिर शराब का आदी हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से उसने शराब की आदत छोड़ी और इसीलिए वो शराब नहीं पीता। ये बात जो एल्विन इतने साल में मन में दबाकर घुटता रहा
आज किसी दूसरे सोल्जर को बताकर उसका मन हल्का हो गया है। फिर दोनों लौट आते हैं और अगले दिन वो जुड़वा मैकेनिक्स भी आ जाते हैं। गाड़ी को ठीक करके वो हर छोटे पार्ट का दाम बताकर कहते हैं कि सर टोटल $250 हो गए हैं। एल्विन इतनी आसानी से मुंह मांगे पैसे देने वालों में से थोड़ी ना था दोस्तों। वो हर पार्ट का एक्चुअल रेट बताता है और कहता है कि तुम्हारा सर्विस चार्ज भी मिला दो ना तो $125 ही होते हैं, कहकर उन्हें 125 ही देता है। लेकिन इसी बीच एल्विन ने नोटिस किया था कि ये दोनों भाई बात बात पर आपस में झगड़ते रहते हैं। एल्विन कहता है कि मैं इस लंबे सफर पर यूं ही नहीं निकला हूं बेटा, मेरा भी एक भाई है। 10 साल पहले मेरे और उसके बीच कोई मनमुटाव था। मुझे तो अब याद भी नहीं कि हमारी लड़ाई किस बारे में हुई थी। उस वक्त तो मैं अकड़ कर उससे अलग हो गया, लेकिन जैसे जैसे उम्र होती है ना, हमें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। झगड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस दुनिया में अगर अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज है तो वो सिर्फ सिबलिंग्स के बीच होती है। और अब देखो ना, मेरी उम्र हो चली है, मेरा भाई भी बूढ़ा हो चुका है। पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा या वो कितने दिन जिंदा रहेगा। जब दोनों सही सलामत हैं तभी सुलह कर लेनी चाहिए ना। इसलिए मुझे लगा कि अब और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, मुझे अपने भाई से मिल लेना चाहिए। इसीलिए मैं इस सफर पे निकला हूँ, इतने खतरनाक सफर पर। और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह उन्हें एडवाइस ना देते हुए अपनी बात समझा देता है एल्विन। वो दोनों भाई भी दोस्तों एल्विन की बातों में जो इमोशन है, जो मतलब है, वो समझ जाते हैं और अपने पैसे लेकर चुपचाप निकल जाते हैं। उस रात एल्विन घर के ओनर से कहता है, कल सुबह जब आप उठेंगे तो मैं निकल चुका हूँ। मेरे जैसे अजनबी को आपने यहाँ पनाह दी और मुझे अपने परिवार का मेंबर की तरह ट्रीट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे ओनर कहता है, हमने लाइफ में आप जैसा इंसान सच में कहीं नहीं देखा। आप हमारे साथ एक दिन रहे, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जैसा एल्विन ने कहा था, सुबह होने से पहले ही वो अपने लॉन ट्रैक्टर में निकल जाता है और आगे का सफर कुछ और दिन बीत जाते हैं। मौसम बड़ा सुहाना होता है और दोस्तों एल्विन ना बहुत पहले उसने सोच रखा था कि मैं एक ऐसी सोलो ट्रिप करूंगा और वो हो रही है फिलहाल, क्योंकि वो कई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता था और उसकी यही ख्वाहिश इस ट्रिप में पूरी हो रही है। रास्ते में वो एक लोहे के ब्रिज पर जाता है और तब उसको एहसास होता है कि ये जगह कितनी बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पहले नॉर्मल ब्रिज हुआ करता था। आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है और इस बार एल्विन एक कब्रिस्तान के पास कैंप करता है। तब उस इलाके का एक पेस्टर एल्विन को देखकर उसके लिए डिनर और थोड़ा पानी लाता है। वो भी हैरान हो जाता है कि मैंने आज तक किसी को ऐसी गाड़ी में सफर करते कभी नहीं देखा। पूछता है, आप कहाँ से आ रहे हैं? एल्विन कहता है, मैं लॉरेंस से आ रहा हूँ अपने भाई ले से मिलने के लिए। ले का नाम सुनकर पेस्टर पूछता है कि क्या वही जिसे रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ था? हाँ वही। क्या आप जानते हैं उसको? वो कैसा है? पेस्टर कहता है कि मैंने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, पर उसके बाद मैं उससे मिल नहीं पाया। अब एल्विन इमोशनल होकर बताता है कि बचपन से लेकर मैं और ले बहुत ही क्लोज थे, बहुत प्यार था हम दोनों भाइयों में, लेकिन बड़े होते होते किसी बात पर जब लड़ाई होती है ना, तो हम खुद को सही साबित करने की कोशिश में अपने भाई बहनों से मुंह मोड़ लेते हैं। वही हमारे बीच भी हुआ। वैसे तो हमें साथ बैठकर आसमान के तारों को देखना बड़ा अच्छा लगता था। हम सोचते थे कि जिस तरह हम बैठकर तारे देख रहे हैं, शायद वो तारे भी हमें देखते होंगे। हम दोनों मिलकर दुनिया घूमना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे बीच कहीं ना कहीं एक ईगो आ गया और मैं सही तो गलत के चक्कर में हम अलग हो गए। शायद उसकी कोई ठोस वजह भी नहीं थी, पर अगर थी तो वो भी मुझे याद नहीं। अब सोचता हूँ कि लगता है बेकार ही मैं अपने भाई से 10 साल दूर रहा, उसका हालचाल तक नहीं पूछा मैंने। लेकिन अब न जाने क्यों मेरे मन को चैन की जरूरत महसूस होती है, और वो चैन मुझे तब मिलेगा जब मैं अपने भाई से सुलह कर लूंगा। मैं सच बताऊं तो उससे माफी मांगना चाहता हूँ और फिर एक बार उसके साथ मिलकर वो सब करना चाहता हूँ जो पहले करना चाहता था। इसीलिए तो मैं अकेला आया हूँ। ये सब सुनकर पेस्टर कहता है कि आमीन, मतलब आपकी ख्वाहिश पूरी हो। अगले दिन एल्विन वहां से निकलता है और आखिर माउंट जियन पहुंच जाता है। कई सालों के बाद एल्विन को ऐसा फील होता है जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया। तो आज इसी खुशी में वो बियर पीता है और उस बार में वो ले का एड्रेस भी जान लेता है और ले के घर की ओर जाने लगता है। लगभग 600 किलोमीटर तो वो तय करके यहाँ आ चुका था, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए उसके मन में अजीब संघर्ष चल रहा होता है। उसे लगता है उसके दिल में कोई भारी पत्थर है और जो गाड़ी इतनी दूर चली वो यहाँ पर आकर रुक जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती। तब वहां पर एक बुजुर्ग आता है और पूछता है क्या हो गया। एल्विन कहता है ये गाड़ी रुक गई है। वो बुजुर्ग कहता है कि ध्यान से, ऊपर चढ़ने में दुगनी ताकत लगती है और ये गाड़ी उतनी ताकत नहीं लगा पा रही है, उसे थोड़ा वक्त दो। जिंदगी में भी हर चीज को उसका वक्त देना होता है। सांसें फूल जाती है, भागा नहीं जाता, और वैसे वक्त में नॉर्मल होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उसी तरह इस गाड़ी को भी थोड़ा टाइम दो और फिर शुरू करो, देखना परफेक्ट चलेगी। चलो अब स्टार्ट करो। एल्विन स्टार्ट करता है तो यार सच में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इस बुजुर्ग की बातों से दोस्तों हमें ये समझना है कि एल्विन अपने भाई से मिलने इतनी दूर, और वो भी कई मुश्किलों को पार करके आ चुका, पर यहाँ से आगे बढ़ने में उसे काफी संकोच हो रहा है कि भाई कैसा होगा, मुझे देखकर वो खुश होगा या फिर क्या कहेगा वगैरह वगैरह। और यही बातें एल्विन को रोक कर रखे हुए थी। अब एक लंबी सांस लेने के बाद वो भाई से
मिलने को तैयार हो जाता है उसी गाड़ी में। अब वो गाड़ी को लेकर अपने भाई के घर के पास भी पहुंच जाता है। जंगल के बीच एक लकड़ी का घर होता है, लगता है यहीं ले रहता है और वो भी अकेला। एल्विन को अजीब फील होता है। 10 साल से ले से ना उसने बातें की ना उसे देखा। एल्विन के मुंह से शब्द नहीं निकलते, लेकिन बहुत मेहनत करके वो अपना मुंह खोलकर ले कहकर पुकारता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता, ना ही कोई दरवाजा खोलता है। और दोस्तों यहाँ पर तो हमें भी यही लगता है कि पता नहीं ले सच में जिंदा है भी या नहीं। एल्विन के मन में भी यही दुविधा हो जाती है और तब अंदर से एल्विन करके एक आवाज आती है और कुछ पलों के इंतजार के बाद ले बाहर निकलता है। वो भी बेचारा बीमार लगता है वैसे, और वॉकर की मदद से ही चल पाता है। इतने साल बाद अपने भाई को देखकर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनके बीच जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन इतने साल से एक दूसरे से अलग रहने का दर्द उनके दिल में भरा पड़ा होता है। लेकिन मानसिक स्थिति ये थी कि इतने साल तो मैं यहाँ पर अकेला पड़ा रहा, आखिरी वक्त में भी क्या मैं यहाँ पर अकेला पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। लेकिन अब वो अकेला नहीं है, उसका भाई एल्विन उसके साथ जो है। दोनों की आंखें आंसू से भर जाती है। ले उस गाड़ी को देखता है जो एल्विन इतने दूर लेकर आया था। वो पूछता है, क्या तुम इस गाड़ी में आए इतनी दूर, और वो भी मुझसे मिलने? आंखों में आंसू लिए एल्विन कहता है हाँ, और दोनों आसमान को देखते हैं जहाँ तारे टिमटिमा रहे होते हैं दोस्तों। और यहीं पे एल्विन की यादों के साथ हम इस मूवी को एंड करते हैं, ये कहते हुए कि द स्ट्रेट स्टोरी नाम की ये मूवी यहाँ खत्म होती है ना। तो इस तरह एल्विन ने अपना लंबा सफर पूरा किया और अपने भाई ले से मिला। ये रियल में हुआ था दोस्तों, और उसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड ये मूवी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको क्या फील हुआ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।